एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी सीटीपी की कंप्लीट मैराथन स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम सीटीपी को कंप्लीट करेंगे। ओके, पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आए सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ये क्लास उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्टेट लेवल पर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप स्टेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एमपी टेट। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ओके, जिन बच्चों को सीडीपी के कंप्लीट नोट्स चाहिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल @पूनम 2917 पे मैसेज कर दीजिए। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 5, समाजीकरण क्या होता है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली समाजीकरण होता क्या है? समाज के माध्यम से जब हम सोशल स्किल्स एंड सोशल पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करते हैं उसी को समाजीकरण कहते हैं। तो कह सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसे समाजीकरण कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं मूल्यों अपेक्षा को का ग्रहण करना होता है और समाज के मानदंड के अनुकूलन हमें व्यवहार करना होता है। ठीक है, जो समाज के जो कल्चर हैं, बिलीव्स हैं, ठीक है, उनको हमें अपने अंदर समावेशन करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना होता है। ठीक है, तो समाजीकरण की विशेषता क्या होती है? ये सीखने की प्रक्रिया होती है। ये हम सीखते हैं, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड, ये अपने संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया होती है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारे कल्चर के बिलीव्स हैं उसको धारण करने की प्रक्रिया होती है। अब हमारा एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की किन एजेंसियों द्वारा होता है? सोशलाइजेशन दो एजेंसियों द्वारा होता है। पहली आपकी प्राइमरी एजेंसी, दूसरी आपकी सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी प्राथमिक प्रक्रिया। ठीक है, शुरुआत से जब हम सीख रहे होते हैं, ठीक है, जब बच्चा बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन करता है और फैमिली से उसका सोशलाइजेशन होता है। तो फैमिली आपकी प्राइमरी एजेंसी में आ जाएगा। जब बच्चा फैमिली से बाहर निकलता है, ठीक है, उसके मित्र बनते हैं, फ्रेंड बनते हैं, उसका नेबर्स में जाता है, वो मीडिया के थ्रू उसका सोशलाइजेशन होता है, तो वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाता है। फर्स्ट है आपका प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन शिशुअवस्था में होता है जब वो अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन करता है। द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, बच्चों का पूर्व बाल्यावस्था में होता है जब जहाँ पर उसके फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, वो नेबर्स में जाता है, ठीक है, मीडिया के थ्रू उसका इंटरेक्शन होता है। ये सब आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन होते हैं। थर्ड है आपका प्रत्याशित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो सोशलाइजेशन होता है जिसमें हम फ्यूचर के रिलेशन के साथ रिहर्सल करते हैं। जैसे कि जब नौकरी मिल जाएगी तब हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, एक घर खरीदेंगे, एक गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, हम यहाँ घूमने जाएंगे। तो ये आपका सब प्रत्याशित समाजीकरण में आता है। पुनः समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन उसे कहते हैं जब हमने एक बार सोशलाइजेशन किया, अब हमें दोबारा से हम नए लोगों के साथ मिले और हमें फिर से सोशलाइजेशन करना पड़ रहा है, तो उसे हम पुनः समाजीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले इंडिया में रहते थे, ठीक है, अब आपकी जॉब अमेरिका में हो गई, अब आप नए लोगों से मिले, अब आपको दोबारा से इन लोगों के साथ क्या करना पड़ रहा है? सोशलाइजेशन करना है। इसी को हम पुनः समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, अब परिवार समाजीकरण का पहला औपचारिक कारक होता है और स्कूल आपका परिवार समाजीकरण का पहला अनौपचारिक कारक होता है और स्कूल औपचारिक कारक होता है। ठीक है, दो तरीके से सोशलाइजेशन होता है, एक होता है आपका अनौपचारिक, एक होता है आपका औपचारिक। ठीक है, औपचारिक सोशलाइजेशन उसे कहते हैं जहाँ पे कोई भी टाइम फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, कभी भी सोशलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, अनौपचारिक उसे बोलते हैं जहाँ पर टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि स्कूल। ठीक है, आप लिमिट टाइम के लिए आप स्कूल में जाते हो और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक क्या होता है? आपकी फैमिली, ठीक है, आप कभी भी आपका सोशलाइजेशन हो सकता है एनी टाइम। ठीक है, फिर पुस्तकालय
समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी होती है, ठीक है। ये क्या है, आपकी पैसिव एजेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। समाजीकरण एक बहुआयामी एवं जटिल प्रक्रिया होती है। हॉलैक ने एक स्टेटमेंट दिया है, सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं, जो समाज की एक्सपेक्टेशन है उसके अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक 6 आता है, ब्रॉन फ्रेपेनर इकोलॉजिकल अप्रोच और बायो इकोलॉजिकल मॉडल, ठीक है। ब्रॉन फ्रेपेनर के सामाजिक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण या जैव पारिस्थितिक मॉडल भी इसे कहते हैं, ठीक है। इन्होंने अलग अलग मंडलों के बारे में बात की है कि हम एक एक करके हम अलग अलग मंडल में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला मंडल होता है आपका माइक्रो सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेसो सिस्टम, फिर आता है एक्सो, फिर आपका आता है मैक्रो, फिर आपका आता है क्रोनो सिस्टम, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहला है आपका आता है लघु मंडल, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं परिवार, दोस्त, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी और अन्य लोग, ठीक है। ये सबसे भीतरी वातावरण होता है, सबसे इनर इन्वायरमेंट होता है, और इसमें निकटतम वातावरण के लोग आते हैं। सेकंड आपका आता है मध्य मंडल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में एक्सो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब जो हमने लघु मंडल से जो हमने एक्सपीरियंस मिले हैं उनको सीखना, ठीक है, वो आपका मध्य मंडल में आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत परिवार अनुभव, आपके स्कूल के अनुभव आते हैं। थर्ड आपका आता है बाह्य मंडल, ये आपका औपचारिक संगठन होता है, जिसे इंग्लिश में एक्सो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके माता पिता के वर्क प्लेस, जो माता पिता के जो संबंध है, सोशल नेटवर्क, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, इसे जो हम सीखते हैं वो आपका वायुमंडल में आता है। फोर्थ है आपका वृहद मंडल, ये सबसे भारी या ऊपर स्तर होता है। इसमें सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर आता है और इससे हम सीखते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका घटक मंडल, जिसे इंग्लिश में कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी आदि से जो हम सीखते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। ये हमारा टॉपिक 7 है, जिसमें हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी को पढ़ेंगे। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, इसे जीवन अवधि सिद्धांत भी कहते हैं। एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं। इन्होंने पूरे जीवन काल को 8 स्टेजेस में बांटा है, ठीक है। पहली स्टेज है आपकी विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट व मिस ट्रस्ट, ठीक है। तो ट्रस्ट क्या आपको पॉजिटिव और मिस ट्रस्ट क्या है नेगेटिव, तो इसलिए ये सिद्धांत कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व पर काम करता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड होता है आपका बर्थ टू 1 ईयर और 18 मंथ्स होता है, ठीक है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब अगर किसी बच्चे का अगर पालन पोषण बहुत अच्छे से होगा तो बच्चे में विश्वास आएगा। अगर वहीं दूसरी जगह बच्चे का पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ, वो कुपोषण का शिकार है, तो उसके अंतर्गत अविश्वास जन्म लेगा, ठीक है। अगर सारी चीजें अच्छी चलती रही तो बच्चे में आशा का गुण जन्म लेगा, होप का गुण जन्म लेगा, ओके। सेकंड है आपका स्टेज स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी बेस्ट सेम एंड डाउट, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 1 से 3 साल होता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे खुद से काम करते हैं, ठीक है, तो बच्चों में स्वायत्ता आती है, ऑटोनॉमी आती है। और वहीं उस काम को अगर बच्चे में काम को करने में फेल हो गए तो बच्चों में शर्म और संदेह आता है, ठीक है। अगर सारी चीजें अच्छी चलती रहे तो बच्चों में विल पावर, इच्छा शक्ति का गुण जन्म लेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है, इनिशिएटिव वेस्ट गिल्ट। इसका टाइम पीरियड होता है 3 से 5 ईयर्स, ठीक है। ये आपकी सेकंड स्टेज की तरह ही होती है। जब कोई बच्चा किसी काम की शुरुआत करता है और उसमें सक्सेसफुल होता है तो वो सारे काम धीरे धीरे करने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसको पहल कर रहा है, इनिशिएट ले रहा है, ठीक है। अगर वहीं उस काम को करने में फेल हो गया तो बच्चों में गिल्ट की भावना आती है कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर सारी चीजें अच्छी हुई तो बच्चे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगते हैं, ठीक है, लक्ष्य निर्देशित बिहेवियर करने लगते हैं। फोर्थ है आपका उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वेस्ट इंफीरियरिटी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड होता है 5 से 6 से 12 ईयर्स होता है, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा बच्चे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर बहुत ज्यादा मेहनत करें तो बच्चों में उद्योग की भावना आती है, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं। अगर वहीं बच्चे फेल हो गए,
ठीक है, तो उनमें हीनता की भावना आती है। ठीक है, अगर सारी चीजें अच्छी चलेंगी तो बच्चे क्या होते हैं, हर चीज को करने में सामर्थ्य का गुण बच्चों के अंतर्गत आता है। फिफ्थ है आपका पहचान बनाम भ्रम, आइडेंटिटी वेस्ट कंफ्यूजन। 12 से 18 ईयर्स के बच्चे इसमें इंक्लूड आते हैं। इसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में बच्चे काम करते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। ठीक है, अगर वो अपनी पहचान बना लेते हैं, ठीक है, तो बच्चों के अंतर्गत कर्तव्य निष्ठा का गुण जन्म लेता है। अगर वो वहीं फेल हो गए और बच्चों में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है और उनके अंतर्गत आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न होता है। ठीक है, सिक्स है आपका अंतर्गतता बनाम अलगाव। ठीक है, इसके अंतर्गत इस स्टेज में हम रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है, प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी करते हैं। अगर सारी चीजें अच्छी चलती हैं तो लव का, प्रेम का गुण विकसित होता है। लेकिन वहीं अगर हमें धोखा मिला, ठीक है, तो हम क्या होते हैं, समाज से कटने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। ठीक है, सेवंथ है आपका उदारता बनाम ठहराव, जेनरेटिविटी एंड वेज स्टैग्नेशन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 40 से 65 ईयर होता है। इसमें आपके माता पिता आते हैं, उनको चिंता रहती है कि उनके बच्चे सेटल हो जाएं। ठीक है, उनका मेन फोकस होता है कि वो सेटल हो जाएं। ठीक है, उनकी शादी अच्छे से हो जाए, वो शादी में अपने खुश रहें। ठीक है, तो ये उनकी सोच होती है इस स्टेज में। ठीक है, अगर सब कुछ अच्छे से है तब तो उत्पादकता है। ठीक है, अगर सब कुछ खराब है, कुछ अच्छा नहीं हुआ, बच्चे अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, सेटल नहीं हो पाए, तो उनकी लाइफ में क्या होता है, ठहराव आ जाता है, स्टैग्नेशन आ जाता है। एट्थ है संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रेटिव एज डिस्पेयर। ये आपके 65 प्लस ईयर होते हैं। अब क्या है, ये आपकी लास्ट स्टेज है। अब क्या है, इसमें ये निपटने की स्टेज है। अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो आप इसमें सिर्फ आप पीछे मुड़ के देखते हो कि अगर सारी चीजें अच्छी चल रही हैं तो क्या इंटीग्रिटी है, अगर सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है, बुढ़ापे में भी आपको इधर उधर काम करना पड़ रहा है, तो आपके अंतर्गत निराशा आती है। ठीक है, ये थी हमारी एरिक एरिक्सन की थ्योरी। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा ये टॉपिक 7 भी कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 8, प्याजे वाइगोस्की कोलबर्ग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ओके, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्याजे। प्याजे ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, प्याजे बेसिकली बिलोंग करते हैं संरचनावाद को। ठीक है, संरचनावाद का मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये ज्ञान का निर्माण एक्टिव होकर किया जाता है, सक्रिय होकर किया जाता है। अब सक्रिय कैसे होंगे, ठीक है, बच्चे एक्टिविटीज, क्रिया करके ज्ञान का निर्माण स्वयं से करेंगे। ओके, इन्होंने विकासीय अवस्था सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने 4 स्टेजेस दी। इन्होंने कहा कि बच्चे का संज्ञात्मक विकास वातावरण और सामाजिक अनुभव की अंतर्क्रिया का परिणाम होता है। जो भी बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं वो वातावरण और सामाजिक अनुभव के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक और स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, इनकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि पहले बच्चे के अंदर विचार पहले आते हैं, फिर भाषा बाद में आते हैं। जब हम वाइगोस्की पढ़ेंगे तो वाइगोस्की ने इसका अपोजिट कहा कि उन्होंने कहा कि पहले बच्चों में भाषा आती है, फिर विचार आता है। ठीक है, इन्होंने अहम केंद्रित भाषा, ईगो सेंट्रिक स्पीच को इम्पोर्टेंट दी, वहीं वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, इकोसेंट्रिक स्पीच उसे बोलते हैं जब बच्चे स्वयं से बात करके किसी काम को करते हैं। ठीक है, उसे हम इकोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार या गुणात्मक रूप में भिन्न होता है। मात्रा सेम होगी, जो बच्चे जितनी मात्रा में सोच रहे हैं बड़े भी उतनी मात्रा में सोच रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, गुणात्मक है, वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बच्चे हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग सोचेंगे, बड़े हैं वो अपनी एज के अकॉर्डिंग सोचेंगे। ठीक है, लेकिन जो मात्रा होती है वो सेम होती है। इन्होंने जैविक परिपक्वता पर बल दिया, फोकस्ड ऑन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। इन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर आनुवंशिकता के माध्यम से परिपक्वता आती है। इनकी बुक का नाम था द मोरल ऑफ जजमेंट ऑफ चाइल्ड और लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। इन्होंने सामूहिक एकलाप, कलेक्टिव मोनोलॉग कॉन्सेप्ट भी दिया। ठीक है, जो इकोसेंट्रिक है। अब बच्चे का ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ठीक है,
उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया और संरचना। पहला आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी मैं आपको जीन पियाजे का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या है उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपनी बुद्धि का यूज करें। तो जब ये सारी क्षमताएं एक साथ मिलकर काम करती है उसी को हम संगठन कहते हैं। तो संगठन क्या होता है, हमारी मानसिक क्षमताएं जब एक साथ मिलकर कार्य करती है उसे हम संगठन कहते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है, जब हम वातावरण के साथ समायोजन करते हैं उसी को अनुकूलन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक आपका समावेशन होता है, एक आपका समायोजन। समावेशन को इंग्लिश में एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण कहते हैं, और अकोमोडेशन को समायोजन कहा जाता है, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को हूबहूब जोड़ा जाता है बिना किसी संशोधन किए, तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। आपने डॉग देखा, ठीक है, किसी बच्चे ने डॉग देखा, ठीक है, उसके भी 4 पैर देखे, ठीक है, और बच्चे ने कैट देखी ब्राउन कलर की, तो बच्चे ने इसको भी क्या समझ लिया, ये क्या है, डॉग है, बिना किसी के उसने क्या करे, अपने अंदर उसको हूबहूब जोड़ लिया, ठीक है। अब जब बच्चे ने इसमें डिफरेंशिएट किया कि जो भौंकता है वो डॉग होता है और जो म्याऊ करती है वो कैट होती है, ठीक है। तो जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के आधार पर बदलाव या परिवर्तन किए जाते हैं उसे समायोजन कहते हैं, ठीक है। इक्विबिलियम, इक्विबिलियम समय धारणा या संतुलन किसे कहते हैं, ठीक है। साम्य धारण या इक्विबिलियम उसे कहते हैं जब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में हम संतुलन बनाने की स्थिति को कहते हैं, कि जब इन दोनों में कोई विरोध पैदा नहीं होता है और हम क्या होते हैं संतुलन स्टेज में होते हैं, तो उसे हम इक्विबिलियम कहते हैं। अगर दोनों में विरोध उत्पन्न होता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा इसको स्मॉल पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, या हम इसे स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, जहाँ पे हम कोई चीज देखते हैं उसका अपने दिमाग में स्कीमा बना लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पिक्चर बना लेते हैं, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। स्कीम किसे कहते हैं, अब जो दिमाग में हमारे स्कीमा बना हुआ है उसका सही तरीके से प्रयोग करना स्कीम कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे द्वारा 4 स्टेजेस दी गई थी, SPCF, इसको आपको शॉर्टकट में लर्न करना है। S से सेंसरी मोटर स्टेज, P से प्री ऑपरेशनल स्टेज, C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 ईयर्स होता है, ठीक है। इसमें बच्चे ज्ञान का निर्माण इंद्रियों एवं गतिविधियों के माध्यम से करते हैं। इसमें बच्चे अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं, जो भी बच्चे देखते हैं उसकी नकल करते हैं। इसमें बच्चे मूल प्रयात्मक व्यवहार करते हैं, स्टिंग बेस्ड बिहेवियर करते हैं, ऐसा बिहेवियर जो बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं है, वो जो जन्मजात होता है, जैसे रोना, हंसना, पलके झपकाना, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज में ही ये गुण आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस उसे बोलते हैं जब जैसे कि एक बच्चा है किसी टॉय से खेल रहा है, अब उसकी माँ ने उससे वो टॉय छीन लिया, ठीक है, तो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है, ठीक है। अब जब सेंसरी मोटर स्टेज एंड पर होती है तो बच्चों में यह गुण आ जाता है कि अगर कोई चीज छीन ली गई है तब भी उसका अस्तित्व होता है, ठीक है, भले ही वो उसकी नजरों के सामने ना हो। तो यही आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है। और ये सेंसरी मोटर स्टेज के एंड तक बच्चों में ये गुण विकसित हो जाता है कि अगर कोई चीज हमारे सामने नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व होता है, ठीक है। क्योंकि इस स्टेज में जब बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज में, तो बच्चों को लगता है जो हमारे सामने चीज नहीं है, आंखों के सामने नहीं है, वो चीज नहीं होती है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसे। यह भाषा चिन्ह एवं प्रतीकों का निर्माण होता है, सिंबॉलिक होता है, जैसे कि बच्चे डंडे पर सवार होके घोड़े बना लेते हैं, ठीक है, तो एक चिन्ह बना लेते हैं। इसमें बच्चे काल्पनिक खेल करते हैं, लक्ष्य निर्देशित बिहेवियर करते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। इसमें एनिमिज्म आता है, निर्जीव वस्तु को वो सजीव मानने लगते हैं, ठीक है। अगर छोटा बच्चा खेल रहा है उसको चोट लग जाती है दरवाजे से या फर्श पर गिर जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको दरवाजे या फर्श को मारने लगते हैं, अच्छा तुम्हारी इसने पिट्टी गिर लो, हम भी इसकी पिटाई करते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है ना। अहम केंद्रित व्यवहार करते हैं, इकोसेंट्रिक बिहेवियर करते हैं। इसमें बच्चा अपने आप को केंद्र में रखता है, जो बच्चों को पसंद है वो उसको लगता है कि वही सबको पसंद है, मदर को भी वही पसंद है, फादर को भी वही पसंद है, सिस्टर को भी वही पसंद है, ब्रदर को भी वही पसंद है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। संरक्षण का अभाव, ठीक है, संरक्षण
का अभाव उसे बोलते हैं, ठीक है। सपोज एक बीकर है, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें, और दूसरा बीकर उसमें भी पानी। अब इन दोनों का बीकर का पानी मैंने इस इतनी बड़ी ट्यूब में शिफ्ट कर दिया। अब मैं बच्चे से पूछ रही हूँ कि बताओ किसमें सबसे ज्यादा वाटर है, तो बच्चे कहेंगे मैम इसमें सबसे ज्यादा वाटर है। तो इसमें बच्चे बिल्कुल भी संरक्षण नहीं कर पाते कि अगर आकार बदलता है तो द्रव्यमान भी बदलता है, ठीक है। तो अगर बच्चे ये समझ जाए तो दोनों में तो सेम ही पानी है, तो इसे हम विकेंद्रीकरण करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेज में आएगा आपका कॉन्क्रीट स्टेज में। ओके, इसमें बच्चों में संरक्षण का अभाव होता है। आपका फिर आता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण उसे बोलते हैं जब किसी एक ही पहलू को देखा जाता है और दूसरे पहलू को इग्नोर किया जाता है। अवलोमिता इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, वापस ना लौट पाना, ठीक है। अगर मैं बच्चों से पूछूं बताओ 2+3 कितना होता है, तो बच्चे आंसर दे देंगे। अगर मैं यही इसको रिवर्स कर दूं 3+2 कितना होता है, तो वो बच्चे रिवर्स नहीं कर पाते हैं। ओके, थर्ड स्टेज है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 7 से 11 ईयर्स होते हैं। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन करने लगते हैं, जो चीजें वस्तु एवं घटनाओं को देखकर वो चिंतन करने लगते हैं। इसमें बच्चों को संरक्षण आ जाता है। इसमें बच्चे वर्गीकरण भी कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। जो एक एक जो जो जिस कैटेगरी में आता है उसका क्लासिफिकेशन करने लगते हैं। जैसे सर्कल कैटेगरी तो सारे सर्कल के ऑब्जेक्ट रख देंगे, ट्रायंगल कैटेगरी का तो ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट रख देंगे। ओके, इसमें बच्चे श्रेणीकरण, सीरिएशन, ठीक है, क्रमबद्धता करने लग जाते हैं, ठीक है, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा अभिसारी चिंतन, कॉन्वर्जन थिंकिंग भी इसी में आता है, ठीक है। कॉन्वर्जन थिंकिंग, इसमें बच्चे एक देशीय एक तरफा चिंतन करने लग जाते हैं। और आगमन तर्क भी इसी स्टेज में आता है, जिसमें बच्चों को पहले उदाहरण देकर समझाया जाता है, फिर नियम की ओर जाया जाता है। तार्किक चिंतन भी बच्चे इस स्टेज में करने लग जाते हैं। फोर्थ एंड लास्ट हमारी स्टेज होते हैं अमूर्त संक्रियात्मक चिंतन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आपके 11+ ईयर्स के होते हैं। इसमें बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं, अमूर्त चिंतन, ठीक है, जो चीजें आपके सामने नहीं है, ठीक है, उसके बारे में चिंतन करना, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है, ठीक है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चों के अंतर्गत आ जाती है। डिडक्टिव लॉजिक लगाने लगते हैं, निकात्मक तर्क, ठीक है। बच्चे रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, ठीक है, पहले वो नियम सीखते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण की ओर जाते हैं। बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, अब सारी चिंतन आते हैं, बच्चे अलग अलग तरीकों से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी के अंतर्गत आती है, समस्या समाधान करने लगते हैं। ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग, सकारात्मक अनुमान लगाते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों में जैसे सकारात्मक अनुमान उसे बोलते हैं दी गई जानकारी से अज्ञात जानकारी का पता लगाना, जैसे ब्लड रिलेशन में होता है, ठीक है। अगर ए फादर है, बी का सी मदर है, तो बताओ कौन सा उसका कजन होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चे आंसर लगाने लग जाते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसी में आता है, और साइंटिफिक थिंकिंग भी इसी में होती है, ठीक है। ये हमारा प्याजे का टॉपिक फिनिश हो गया है। अब हम पढ़ेंगे लव वाइगोस्की। लव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, ठीक है। वाइगोस्की ने सोशल कंस्ट्रक्ट डेवलपमेंट दिया था, ठीक है। लव वाइगोस्की एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि बच्चों के सीखने में सामाजिक संपर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लव वाइगोस्की ने समाज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए कि बच्चे समाज के साथ अंतरक्रिया करके ज्यादा बेहतर से सीखते हैं, ठीक है। इन्होंने 3 टर्म्स बताई। पहली टर्म है आपकी MKO, सेकंड टर्म है आपकी ZPD, थर्ड है आपकी स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। इसी से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। MKO कौन होता है? द मोर नॉलेजेबल अदर। MKO जो आपसे अधिक जानकार होता है, ठीक है, जिसमें आप उसके फील्ड में आपसे ज्यादा क्या है नॉलेज है, ठीक है, तो वो कौन होगा? आपका MKO होगा, ठीक है। ZPD क्या होता है? द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, समीप विकास का सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि आप पहले एग्जाम की तैयारी करते, सपोज आप एस्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, आप जब खुद से तैयारी कर रहे थे तब आप सिर्फ 70 मार्क्स से स्कोर कर पा रहे थे, ठीक है। जब आपने क्लासेस लेना स्टार्ट किया, PDF से पढ़ना स्टार्ट किया, अब आप स्कोर कर पा रहे 120, ठीक है। तो अब तो ये आपका जो क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, 50 नंबर जो आप स्कोर कर पाए तो ये आपका ZPD कहलाएगा, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? जिसे हिंदी में मचान, पाड़, ढांचा निर्माण, सहारा देना, तो ये क्या कहलाता है? आपका स्कैप फोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग उसे बोलते हैं टेम्परेरी हेल्प, ठीक है।
ये परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए दी जाती है। सपोज जब आप छोटे थे, आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब आपके फादर आपकी हेल्प करते या मदर आपकी हेल्प कर रही थी। जैसे आपको साइकिल चलाना आ गया तो वो आपकी हेल्प को हटा दिया है, तो यही आपकी स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ठीक है। अब है प्राइवेट स्पीच। वाइकोस्की ने प्राइवेट स्पीच को इम्पोर्टेंस दी है। प्राइवेट स्पीच इससे बोलते हैं जब बच्चे कुछ काम करते हैं और वो खुद से ही बातें करते हैं, उसी को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन। ठीक है, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को रेसिप्रोकल टीचिंग देनी चाहिए, पारस्परिक शिक्षण देनी चाहिए, पीयर ग्रुप लर्निंग करानी चाहिए, सहकर्मी समूह में सिखाना चाहिए। फिर एक कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगी सिखाना है, कोऑपरेटिव लर्निंग देनी है बच्चों को। ये इसके बाद वाइकोस्की करते हैं। फिर है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोलबर्ग ने अलग अलग एज ग्रुप के लड़कों को लिया, ठीक है, और उनको एक स्टोरी सुनाई। ठीक है। उन्होंने एक हिंज की स्टोरी सुनाई। उसमें उन्होंने कहा कि एक हिंज नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है। उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ठीक है। अब डॉक्टर ने उसको एक दवाई लिख कर दी। वो दवाई की कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी थी। ठीक है। हिंज उस दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो क्लिनिक में गया। ठीक है। उसने मेडिकल स्टोर वाले को कहा कि आप मुझे ये दवाई दे दो, इसके पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। उस क्लिनिक वाले ने उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये दवाई मेरे पास लास्ट दवाई बची है, आप मुझे अभी पैसे दोगे तभी मैं ये दवाई दूंगा। अब हिंज के पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपनी बीवी को मरने दे, या फिर वो अपनी उस दवाई को चोरी कर ले। ठीक है। तो इससे दो चीजें निकल के, मोरल डिलीमा क्या होता है, जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है। कि जैसे हिंज था कि वो चोरी करे या फिर अपनी वाइफ को मरने दे। ठीक है। अगर चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाए, अगर अपनी वाइफ को मरने देगा तो अपनी वो वाइफ को खो देगा, है ना। तो ये क्या होता है, मोरल डिलीमा होता है। नैतिक तर्क क्या होता है, मोरल रीजनिंग, जब दोनों ऑप्शन में से एक को चूज कर लेते हैं। ठीक है। अब हिंज चोरी ही करेगा। ठीक है। तो ये क्या, एक चीज को चुन लिया, तो वो आपको मोरल रीजनिंग कहलाती है। इन्होंने 3 लेवल बताए। लेवल 1 प्री कन्वेंशन लेवल, ठीक है, लेवल 2 कन्वेंशन लेवल, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशन लेवल, और इसमें प्रत्येक में दो दो स्टेजेस बताई। पहली स्टेज आपकी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, सेकंड स्टेज आपकी इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। ठीक है। थर्ड सेकंड लेवल में आपका है थर्ड स्टेज गुड गर्ल गुड बॉय बनने की अवस्था। स्टेज 4 है आपकी मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। थर्ड एंड लास्ट स्टेज आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। 6 आपकी यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी ओरिएंटेशन। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है। पहली स्टेज में होता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत स्तर। इसका टाइम पीरियड 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं इसमें। ठीक है। इस स्टेज में बच्चे जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने पेरेंट्स, ठीक है, टीचर्स, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है। तो पहली स्टेज होती है आपकी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है। आज्ञा का पालन करना। ठीक है। दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना, ये आपकी पहली स्टेज होती है। ठीक है। होमवर्क कंप्लीट करके ले जाएंगे, अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो हमारी टीचर से पिटाई पड़ेगी, तो इसी को हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज कहते हैं। सेकंड स्टेज है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, लेन देन की अवस्था। ठीक है। अगर इसे टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं। ठीक है। तूने कल मेरा लंच खाया तो आज मैं तेरा लंच खाऊंगा, तूने मेरी पिटाई की तो मैं भी तेरी पिटाई करूंगा। ठीक है। तो ये आपकी इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज स्टेज होती है। सेकंड लेवल है कन्वेंशन लेवल। ठीक है। इसमें 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं। नैतिक, ये इसे नैतिक परंपरागत स्तर कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे समाज के अनुसार डिसीजन लेता है, जो समाज के नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। तो इस स्टेज में गुड गर्ल गुड बॉय बनने की अवस्था होती है, अच्छा लड़का लड़की बनने की अवस्था होती है। ठीक है। अगर घर में मेहमान आया है, ठीक है, तो बच्चे अच्छे से पेश आएंगे। ठीक है। ताकि उनको शाबाशी मिले। ठीक है, कितना अच्छा लड़का, कितनी अच्छी लड़की है ना। तो स्टेज 4 होते हैं आपके मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है। इसमें बच्चे क्या है, रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। जब पता है रेड लाइट होती है तो स्टॉप होना है। ठीक है। ग्रीन लाइट होती है तो जाना है, और ऑरेंज लाइट है तो वेट करना होता है। ठीक है। तो इसमें बच्चे रूल्स को फॉलो करते हैं।
थर्ड लेवल है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, उत्तर नैतिक परंपरागत स्तर। इसमें बच्चे किसी के भी बेस पे डिसीजन नहीं लेंगे, जो उनको अच्छा लगता है, ठीक है, जो उनके अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत जो नियम कानून बनाए गए हैं वो हमारे भलाई के लिए बनाए गए हैं। अगर उन नियम कानून से हमारा भला नहीं हो रहा है तो उसको तोड़ देना चाहिए, वो हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट के अंतर्गत आता है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है, सामाजिक अनुबंध बोलते हैं इसे, ठीक है, जो नियम कानून बनाए गए हैं अगर उससे किसी का भला नहीं हो रहा है तो उसे तोड़ देना चाहिए, ठीक है। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी ओरिएंटेशन, ठीक है। इस स्टेज पे बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। इसमें अगर दूसरों की भलाई के लिए जान भी देनी पड़े तो इसमें जान दे दी जाती है, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए, ठीक है, जैसे कि भगत सिंह, ठीक है, तो वो स्टेज 6 में थे। कैरल गिलिगन, ठीक है, कोलबर्ग की स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन ने इनकी आलोचना की कोलबर्ग ने लिंग भेद पर आधारित पर, ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने हिंज की स्टोरी सुनाई थी वो केवल बॉयज को ही सुनाई थी, गर्ल्स को नहीं सुनाई थी, तो उन्होंने कहा कि लिंग भेदभाव किया गया है, ठीक है। हो सकता है कि लड़कियों का जो नेचर होता है, गुण होता है, वो केयर का गुण होता है, ठीक है। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अपना डिस्कस करेंगे टॉपिक 9, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा जीन जैक्स रूसो द्वारा दी गई है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जीन जैक्स रूसो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक हैं, ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, और ये ही आपके प्रकृतिवाद के भी जनक हैं, ठीक है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो नेचर और अपने सेंसेस के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। इन्होंने ही कहा है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक होती है। ये पुस्तक विरोधी होने के कारण रूसो की शिक्षा निषेधात्मक शिक्षा कहलाई, क्योंकि जो इनका जो फोकस था वो नेचर था। इन्होंने कहा है कि सच्ची शिक्षा वह होती है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, जो व्यक्ति के अंदर से आती है, ना कि वो शिक्षा जो बच्चे रट कर लेकर आते हैं, जो बच्चे रटते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि बच्चा स्वयं एक पहेली है जिसे शिक्षक खुद ही हैंडल करेगा। प्रकृति की नियंता के हाथों से हर वस्तु शुद्ध आती है, परंतु मानव का स्पर्श इसे दूषित बना देता है, ठीक है। जो भी हमें प्रकृति से मिलता है वो एकदम प्योर होता है, जैसे उसका ह्यूमन टच होता है वो उसको दूषित बना देता है। इन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों से में बंधा हुआ है, ठीक है। हम पैदा हुए हैं स्वतंत्र, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम खुद कुछ भी अपने मन का नहीं कर पाते हैं। इनकी दो बुक थी, एक थी एमाइल और एक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट करना है कि भारत में गिजुभाई बंदिका बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे, सबसे बड़े सपोर्टर थे। इन्होंने बाल देवो भव का नारा दिया कि इन्होंने कहा कि बच्चा भगवान के समान होता है। अब बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत बालकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। जो भी हम बच्चों के लिए करिकुलम बनाएंगे, जो भी हम एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, जो भी हम बच्चों को जिस भी स्ट्रेटेजी से पढ़ाएंगे, इसमें बालकों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, टोटल डेवलपमेंट हो सके। इसमें स्वयं करके सीखने पर जोर दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे उसको अनुभव करें और वो चीज़ उनके परमानेंट हो जाए, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का बच्चे की आवाजों तथा उनके अनुभवों को वरीयता देना होता है। अब बाल केंद्रित शिक्षा इन सिद्धांतों पे काम करती है। पहला है आपका रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों को ऐसा पढ़ाएं जिससे बच्चे रुचि ले सकें। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज, बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाना। अंतरक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, क्लासरूम में चर्चाएं करना, डिस्कशन करना ताकि बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकें। फिर हमारा प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को ऐसी ऐसी स्टोरी पढ़ाना, पोयम पढ़ाना जिससे बच्चे प्रेरणा ले सके और मोटिवेट हो सके। फिर है प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, ठीक है। किसी भी बच्चे को हमें इग्नोर नहीं करना, सभी को समान दृष्टि से देखना और सभी को सीखने का समान अवसर प्रदान करना है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का को सुविधादाता, सुदमकर्ता तथा परामर्शदाता माना गया। टीचर को फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी है। जहां पर भी बच्चा अटकता है तो बच्चों को उन टीचर क्या करेगा, उनको फैसिलिटेटर की भूमिका
प्रदान करेगा। ठीक है, फिर आपका बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, कक्षा का वातावरण, मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, गतिविधियां सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को डांटना, कक्षा से बाहर निकालना, जिज्ञासा शांत करना, अनदेखी करना, शिकायत करना, अंक काट लेना, कक्षा में बोलने ना देना, अपनी बात थोपना, रुचि के बिना पढ़ाना बाल केंद्रित शिक्षा का हनन होता है। तो आप ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इससे बाल केंद्रित शिक्षा का हनन होता है। बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डुई हैं। ठीक है, और यही आपके प्रयोजनवाद के जनक है, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, और यही आपके व्यवहारिक शिक्षा के जनक है, फादर ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। ऐसी शिक्षा जो करके सीखने पर बल देती है, बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है जो बच्चे खुद से करके सीखें। ठीक है, तो ये शिक्षा आपके करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, जॉन डुई ने कहा कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनकी आधुनिक जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा जीवन की चुनौतियों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, रियल लाइफ बेस्ड होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के दो तत्व बताए हैं, पहला है आपका रुचि और एक दूसरा है आपका प्रयास। इन्होंने अपने विचारों के समर्थन में इन्होंने अमेरिका में प्रोग्रेसिव लैब खोली थी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। प्रगतिशील शिक्षा कैसे दी जाती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देती है। यह डुई को व्यवहारिकता के शैक्षिक दर्शन में स्थान देता है। प्रगतिवादियों का मानना है कि वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो रियल लाइफ पर बेस हो। शिक्षा का मूल्य उपयोगिता पर निर्भर करता हो कि ना कि डिग्री पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों ने डिग्री ले ली और वो उनके किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो उपयोगिता पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्याओं पर आधारित होनी चाहिए, बच्चों को जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है, उन पर बेस्ड होनी चाहिए। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, इसलिए खेल द्वारा, सामूहिक गतिविधि द्वारा तथा आपस में वार्ता करके सिखाना चाहिए। शिक्षा व्यावसायिक जीवन उपयोगी तथा रोजगार देने वाली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि वो रोजगार उससे कमा सके। शिक्षा में वास्तविक जीवन की झलक होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में प्रयोग द्वारा, खोज द्वारा, प्रोजेक्ट द्वारा अथवा गतिविधियों द्वारा सिखाया जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एंड विचार। ठीक है, बच्चों में भाषा डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, इसकी भी स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है आपकी प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, पूर्व भाषिक अवस्था, जो 0 से 6 महीने में होती है, जिसमें बच्चा रोता है, गुनगुनाता है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज होती है आपकी बैबलिंग स्टेज, ये आपके 6 से 9 मंथ्स के इसमें बच्चे आते हैं, जिसमें बच्चे बा, दा, पा, ठीक है, ऐसे बबलाते हैं। फिर थर्ड स्टेज आती है आपकी होलोफैस्टिक स्टेज। ठीक है, ये 9 से 18 महीने की स्टेज होती है। इसमें बच्चे वन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जब बच्चे वन वर्ड में अपना पूरा सेंटेंस कह देते हैं, ठीक है, जैसे भूख, तो माँ समझ जाते हैं कि इसे भूख लगी है। ठीक है, पानी, पापा, मामा, दादा। ठीक है, तो ये आपकी होलोफेस्टिक स्टेज होती है। अब आती है फोर्थ स्टेज आपकी टू वर्ड स्टेज, जिसे टेलीग्राफिक स्टेज भी कहते हैं। इसमें बच्चे 2 वर्ड में पूरा सेंटेंस कह देते हैं, जैसे मम्मी खाना, बाहर जाना, पापा आए, है ना। तो ये आपकी टेलीग्राफिक स्टेज कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे भाषा अर्जन का सिद्धांत। ठीक है, लैंग्वेज एक्वाजिशन थ्योरी। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा कि बच्चा जिस भी भाषा को सुनता है वो अपने आप सीख जाता है। उन्होंने कहा है कि बालक में भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। कि उन्होंने कहा है कि बच्चों के अंदर एलईडी डिवाइस होता है। ठीक है, जो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है। और इनका मानना था कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर, यूजीएस। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट किसने दिए थे, नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, एक था आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, भाषा, जो भी बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है, और बच्चा जो भी भाषा को सुनता है उसकी ग्रामर ऑटोमेटिकली सीख जाता है, उसी को हम बोलते हैं यूजीएस, यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर अब हम पढ़ेंगे चिंतन। क्या होता है, अब हम चिंतन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला चिंतन है आपका
अभिसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में कन्वर्जन थिंकिंग बोलते हैं। जब बच्चा एक ही दिशा में सोचता है, ठीक है, एक ही दिशा में चिंतन करता है, ठीक है, जिसका वन वर्ड आंसर होता है, उसे हम कन्वर्जन थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। इसे क्लोज एंडेड भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपने बोला न्यू दिल्ली, तो ये क्या हो गया आपका कन्वर्जन थिंकिंग हो गया। सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, डायवर्जन थिंकिंग, ठीक है, जिसे हिंदी में अपसारी चिंतन भी कहते हैं, ठीक है। अपसारी चिंतन वो चिंतन होता है जब हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है, ये बहुउद्देशीय होता है, ठीक है, जब हम जिसके मल्टीपल आंसर होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपके बारे में इंडिया के बारे में पूछा, तो अब आप मुझे इंडिया के सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हो, तो वो क्या है आपका मल्टीपल आंसर मुझे दे रहे हो, ये ओपन एंडेड होता है, ठीक है। याद रखिए हम हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देते हैं। फिर आपका आता है आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जब हम हर एक एक्सपेक्ट को देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देख रहे हैं और नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख रहे हैं, हर चीज़ को फोकस करते हैं, तो वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल मोबाइल क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या इसके पॉजिटिव है नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताओगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताओगे, फिर अपना क्या दोगे, एक तर्क दोगे, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग में ही आती है। भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पूर्व बाल्य अवस्था भाषा की संवेदनशील अवस्था होती है। अब हम पढ़ेंगे स्वनिम। फोनिम्स क्या होते हैं, ध्वनि की छोटी इकाई, ठीक है, उसे स्वनिम कहते हैं, जैसे त, फ, चा, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। रूपिम मॉर्फिम उसे कहते हैं जो अर्थ की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जैसे मामा, पापा, जिसका अर्थ होता है, ठीक है। वाक्य विनाश सिंटेंस उसे कहते हैं जो सेंटेंस सही क्रम में लिखा हो, कर्ता, क्रम, क्रिया। अब जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, अमन जाता है बाजार, क्या ये सही सेंटेंस है? अगर मैं यही सेंटेंस लिखूं, अमन बाजार जाता है, तो ये सही सेंटेंस होगा, ये सही वाक्य विन्यास होगा। अर्थ विन्यास उसे कहते हैं जो वाक्य का सही अर्थ निकले, ठीक है। अब मैंने लिखा है आपके लिए एग्जाम्पल दिया, रोहन चाय खाता है, तो ये सही है कि गलत है? लिखा तो सही सिंटेक्स में है, लेकिन तो इसका सही अर्थ विन्यास होगा रोहन चाय पीता है, ठीक है। तो ये आपका सही अर्थ विन्यास होगा, जिससे सही अर्थ निकले उसे हम अर्थ विन्यास कहते हैं। डिस्कस करेंगे जेंडर क्या है, लिंग क्या है। बेसिकली जेंडर हमारा एक सामाजिक संरचना है। अब क्यों है ये सामाजिक संरचना? क्योंकि यह समाज के द्वारा तय की गई लिंग भूमिका है कि लिंग के क्या रोल होंगे, ठीक है, लड़कियां क्या करेंगे और लड़के क्या करेंगे, तो वो हमारा जेंडर कहलाता है। जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल होता है, जैविक होता है, क्योंकि ये हमें हमारी हेरिडिटी से मिलता है, ठीक है। फिर है लिंग भेदभाव क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जब एक लिंग को अनदेखा करके दूसरे लिंग को वरीयता दी जाती है, ठीक है, बॉयज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और गर्ल्स को इंपॉर्टेंस ना देना, ठीक है, और गर्ल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, बॉयज को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, तो वो आपका लिंग भेदभाव कहलाता है, ठीक है। लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है, जब जेंडर को ध्यान में रखकर ऐसी धारणा को मान्यता देना जो पूर्व से प्रचलित हो लेकिन उसके लिए कोई भी ठोस आधार ना हो, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप होती क्या है? एक ऐसी धारणा जो पहले से चली आ रही है पर उसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, जैसे कि खाना सिर्फ मम्मी बनाएगी, ठीक है, बर्तन मम्मी धोएगी, पापा सिर्फ ऑफिस जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी लिंग रूढ़िवादिता कहलाती है। अब हमारे लिंग समता, जेंडर इक्विटी। लिंग समता लैंगिक समानता हासिल करने की प्रक्रिया है। अब जो पहले लड़कियां पिछड़ गई थी, ठीक है, पहले सिर्फ लड़कों को ही स्कूल जाने दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता था। अब उनकी क्षमता के अनुसार उनको बराबर मौका देना ही आपका लिंग समता कहलाता है। लिंग समानता, जेंडर इक्विटी। लिंग समानता का अर्थ है महिलाओं, पुरुषों तथा लिंग विविध लोगों के लिए समान परिणाम देना, सीखने के सभी को बराबर मौके देना, बट कौन आगे कौन पीछे इसको ना देखना। तो लिंग समता सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे अच्छी होती है, ठीक है। फिर आती है हमारी लिंग स्थिरता। लिंग स्थिरता एक शिशु अवधि में लिंग की भावना विकसित करता है और समय के साथ समझता है उनका जैविक लिंग निश्चित और स्थायी है। अब है हमारा जेंडर स्कीमा सिद्धांत।
थ्योरी, ठीक है, जेंडर स्कीमा थ्योरी सेंटर बैम द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी संस्कृति से लिंग भूमिका सीखते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि मम्मी सिर्फ घर का खाना बना रही है, ठीक है, बर्तन साफ कर रही है, घर का सारा काम करते हैं, और पापा ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? अपने घर से सीख रहे हैं, कल्चर से सीख रहे हैं, अपने आसपास से सीख रहे हैं। इसी यही हमारा क्या है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत है जो सेंट्रल बेम द्वारा दिया गया है, ठीक है। लिंग भूमिका को दूर करने के उपाय, ठीक है, गैर परंपरागत भूमिकाओं में रहकर, ठीक है, नॉन ट्रेडिशन रोल दिखाकर, जैसे कि पापा घर पे काम कर रहे हैं और मम्मी ऑफिस जा रही है, ठीक है। लिंग रूढ़िवादिता या भेदभाव पर चर्चा करके, और लिंग मिश्रित खेल कूद एवं बैठने की व्यवस्था करके। पहले लड़कियों को बॉयज को अलग रो में बिठाया जाता है और लड़कियों को अलग रो में बिठाया जाता है, तो अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, दोनों को मिक्स करके बिठाना चाहिए जिससे लिंग भूमिका को दूर किया जा सके। हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है, तो प्रत्येक बालक विशिष्ट है। तो कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई बच्चे को कम बात करना पसंद है, किसी को ज़्यादा बात करना पसंद है, किसी के पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, ठीक है। सब बच्चे की भाषा अलग होती है, सबका कल्चर अलग है। तो अब इतनी सारे व्यक्तित्व विभिन्नताएं होने के कारण टीचर को कभी भी इसको बाधा नहीं समझना चाहिए और इसको कभी भी अनदेखा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और हमेशा टीचर को इसको संसाधन के रूप में लेना चाहिए। इसलिए टीचर को बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो व्यक्तित्व विभिन्नताएं तो रहेंगी, तो इसलिए बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें अंतर्गत बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ओके, अब व्यक्तित्व विभिन्नताएं किन किन कारणों से हो सकती है? शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट कारण हो सकता है, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, यौन विकास, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, भाषा विकास, अभिरुचि, अभिक्षमता, उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक। ये आपके डिफरेंसेस, इनके कारण से व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं। ओके, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य और विशिष्ट बालकों को साथ में शिक्षा प्रदान की जाती है। अब सामान्य बालक वे बालक होते हैं जिनमें टीचर को किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जब टीचर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। विशिष्ट बालक वे बालक हैं, ठीक है, जो किसी तरीके प्रकार की बाध्यता से पीड़ित हैं, जैसे कि दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, ठीक है, या फिर आपके ये मंद बालक हो सकते हैं, या आपके प्रतिभाशाली क्रिएटिव चाइल्ड हो सकते हैं जिनमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा को मुख्य धारा में समाविष्ट करना, उनको मुख्य धारा में लाना, ताकि वो उनको शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जा सके। तो हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जब सीखने के लिए सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है? समावेशी शिक्षा विविधता को प्रोत्साहन करती है, उनको विविधता को खत्म नहीं करती है बल्कि उसको एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है। समावेश नीति अपनाती है, सबको साथ में लेकर आती है। इसमें टीचर को बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और विद्यार्थियों के प्रति लगाव और धैर्य होना चाहिए। समावेशी शिक्षा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अब समावेशी शिक्षा क्यों लेके आए, इसका क्या उद्देश्य है? पहले बहुत सारे बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था। जो जनरल बच्चे हैं उन्हीं को ही पढ़ाया जाता था, जो लो कास्ट के हैं या फिर एससी ओबीसी है उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए समावेशी शिक्षा को लाया जा सके ताकि सभी अपनी रोजी रोटी कमा सके। फर्स्ट है आपका असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाना। शिक्षण के लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, ठीक है, सभी को समान दृष्टि के साथ देखना, किसी को इग्नोर ना करना, ठीक है, और उनकी मानव क्षमता का प्रयोग करना, ठीक है। अब देखिए सभी बच्चे क्या है, अलग है, तो समान पाठ्यक्रम तो हो नहीं सकता है, ठीक है, और समान आकलन भी नहीं कर सकते हम, समान निर्देशन भी नहीं दे सकते, और ना ही हम एक समान बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हमारे लिए इसके लिए समावेशी शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम बनाया गया, विविध आकलन किया गया, विभिन्न
विविध प्रकार से बच्चों को निर्देशन देना और विविध प्रकार से बच्चों को सिखाना, इस पर जोर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में। बैकवर्ड चाइल्ड होते क्या हैं? ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड वो बालक होते हैं जो किसी कारणवश से पिछड़ गए लेकिन वो अभी भी सेम लेवल पर नहीं है, उन्हें बैकवर्ड चाइल्ड कहा जाता है। पिछले बालक के बारे में सबसे पहले अध्ययन सिरिल बर्ड ने किया था और इन्होंने ही ईक्यू कॉन्सेप्ट दिया था, शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा भी इन्होंने ही सबसे पहले दी थी। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो बॉर्टन हॉल और सिरिल बर्ड ने दी है। बर्टन हॉल ने कहा है वह बालक जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी वास्तविक क्षमता से कम होती है। सिरिल बर्ड ने कहा है कि पिछड़ा बालक वह बालक कहलाता है जिसकी शैक्षणिक लब्धता 85 से कम है और विद्यालय में अपनी कक्षा में नीचे कार्य भी नहीं कर सकता है। जैसे कि एक बालक है, वो अभी क्लास 4 में है पर उसको क्लास 3 का भी कुछ काम नहीं आता है, तो वो आपका पिछड़ा बालक कहलाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे मंद बुद्धि किसे कहते हैं, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, उन जिनकी मानसिक क्षमताएं कम विकसित होती हैं, उसे हम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहते हैं, मंद बुद्धि बालक कहते हैं। क्रो एंड को ने स्टेटमेंट दी है, ऐसी बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। अब मंद बुद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा वंशानुक्रम, हेरिडिटी एक कारण हो सकती है। सेकंड है हमारा ग्रंथीय असंतुलन, ठीक है, हार्मोन डिसबैलेंस हो सकते हैं। शारीरिक आघात हो सकता है कि बचपन में कोई चोट लगी हो उसका कारण हो सकता है। माता पिता की आयु, माता पिता की कम आयु में शादी होना वो एक कारण हो सकता है। अपरिपक्व आयु, ठीक है, बच्चे का इमेच्योर बर्थ होना, ठीक है, जब बच्चे का नॉर्मल बोलते हैं कि 9 महीने में पैदा होना क्या होता है, मेच्योर होता है, लेकिन इससे कम समय में बच्चे का बर्थ हो जाता है तो वो अपरिपक्व और इमेच्योर होता है। माँ के संक्रामक रोग का कारण हो सकता है। गर्भाधारण के समय मदिरा सेवन करना, स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल पीना, ठीक है, इससे समस्या उत्पन्न होती है, परिवार में समायोजन करने में समस्या उत्पन्न होती है बालक को। ठीक है, फिर टीचर और स्कूल को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब है ऐसी दो संस्थाएं थी, AAMD और APA, ठीक है, AAMD अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल डिसेबिलिटी और APA अमेरिकन साइकिट्रिस्ट एसोसिएशन ने बंद बालकों को 4 भागों में बांटा है। पहला है आपका साधारण मानसिक मंदता, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, जो 36 से 51 की IQ के बच्चे इसके अंदर आते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, सेकंड है आपका अल्प मानसिक मंदता, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जिनका IQ 36 से 51 होता है। ठीक है, ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड है आपका गंभीर मानसिक मंदता, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, जिनका IQ लेवल 20 से 35 होता है। ऐसे बच्चे दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन वो कुछ काम खुद से कर लेते हैं और कुछ काम में वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। फोर्थ आपका आता है गहन मानसिक मंदता, ठीक है, प्रोपोन मेंटल रिटार्डेशन बिलो 20, जिनका IQ लेवल 20 से बिलो होता है। ये बच्चे जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, कोई भी काम खुद से नहीं कर पाते हैं। अब मंद बालकों को बच्चों को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम का अनुकूल, ठीक है, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाना चाहिए और विशेष अध्यापन विधि का यूज करना चाहिए, स्पेशल टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए, निवासी स्कूल हॉस्टल वगैरह का अरेंजमेंट करना चाहिए और व्यवहार परिमार्जन बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। हम पढ़ेंगे अलाभान्वित वंचित बालक। वंचित बालक क्या होते हैं, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन क्या है। ठीक है, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन उन चिल्ड्रन को कहते हैं जो मिलना चाहिए था बट वो किसी कारणवश नहीं मिला। जैसे फैमिली वालों ने लड़के को स्कूल भेजा बट लड़की को स्कूल नहीं भेजा, तो ये आपका वंचित बालक कहलाएगा। तो वंचित बालक वो बालक जो किसी कारणवश शिक्षा के अवसर से वंचित रह जाते हैं, उसे वंचित बालक कहते हैं। ये इसमें आते हैं आपके अनुसूचित जाति जनजाति SC ST, फिर आते हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज और आते हैं घुमंतु वर्ग। ठीक है, आर्टिकल 30 में कहा है अल्पसंख्यक को धर्म एवं भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति है, जैसे मदरसा वगैरह होते हैं, ये खोलने की उनको अनुमति है। धर्म एवं भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना है किसी भी
के भी साथ, ठीक है। अब वंचित वर्ग को बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, छात्रवृत्ति द्वारा स्कॉलरशिप दी जाए उनको, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर पाए और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। अब समस्यात्मक बालक क्या होते हैं, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं, ठीक है। समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो अपने कृत्यों मतलब अपने कार्यों से अपने परिवार के सदस्यों, साथियों एवं रिश्तेदार को समस्याओं में डालते हैं और उनको परेशान करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। जैसे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, फ्रेंडों से या किसी से लड़ाई करना, ये आपके प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। वैलेंटाइन ने एक स्टेटमेंट दी है, 2 वर्ष से 5.5 वर्ष तक के बालक नटखट बालक कहलाएंगे, ये आपके प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन या समस्यात्मक बालक नहीं कहलाते हैं। समस्यात्मक बालक बनने के कारण क्या है, समाज में समायोजन ना कर पाना, एडजस्टमेंट ना कर पाना, घरेलू वातावरण होना, घर में कलेश रहना, सामाजिक आर्थिक स्तर भी हो सकता है, और स्कूली वातावरण, स्कूल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, और दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम भी कारण हो सकता है। बाल अपराधी बालक कौन होते हैं, ठीक है। बाल अपराधी बालक 8 साल से कम बालक आपके बाल अपराधी में नहीं आते हैं, ठीक है। जो आपके बिलो 18 होते हैं, ठीक है, वो आपके बाल अपराधी बालक में आते हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे, ये लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, ग्रीडी नेचर के होते हैं, आक्रामक होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, जालसाजी करते हैं, यौन अपराध सेक्स क्राइम करते हैं, और रन अवे भाग जाते हैं, ठीक है, कोई अपराध करके, तो ये आपके बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। बाल अपराधी बनने के कारण आनुवंशिकता, लोम्ब्रोसो ने अपने सिद्धांत में आनुवंशिकता को बाल अपराधी का कारण बताया, बट ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली, गिफ्टेड चिल्ड्रन किसे कहते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन वे बालक होते हैं जिनका IQ 140 प्लस होता है। टॉरेंस ने एक स्टेटमेंट दी है, प्रतिभाशाली बालक वे बालक है जो मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्तम निष्पादन करता है, एक अच्छा परफॉर्मेंस करता है, वही आपका प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, बट ये स्टेटमेंट दी है, आपको इस स्टेटमेंट को लर्न करना है, ओके। प्रतिभाशाली बालकों की क्या क्या विशेषता होती है। प्रतिभाशाली बालक विचारों एवं भावों को अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से कर पाते हैं, तीव्र गति से कार्य करते हैं, समस्या को जल्दी हल करने में माहिर होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, सहनशीलता होता है, टॉलरेंस होता है, ठीक है। अगर टीचर ने कुछ कह दिया है तो ये नहीं कि लड़ने चले जाते हैं, टॉलरेंस का गुण होता है। समायोजन, एडजस्टमेंट क्या होता है, मान लीजिए कोई 8th क्लास का बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, ठीक है, कोई भी मैडम उसको काम देती है वो फटाफट कर लेता है। अब वो क्लास में बैठ के क्या करेगा, बातचीत करेगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ऐसे में ये बच्चा क्या बन जाता है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बन जाता है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक सचमुच में इतने कुसमायोजित हो सकते हैं कि वे आगे चल के समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। हम अब इनको बचाने के तरीके क्या है, या तो हम इसको एनरिच्ड एनवायरनमेंट दें, ठीक है, एनरिच्ड करिकुलम दें, ठीक है, उसके वर्ग उन्नति करें, प्रमोशन करें, ठीक है। अब 8th क्लास का बच्चा है, उसको 9th का भी सब कुछ आता है, हम उसे डायरेक्ट 10th क्लास में भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या, योग्य एवं प्रभावकारी शिक्षक दे, क्वालिफाइड एंड इफेक्टिव टीचर दे, और विशिष्ट कक्षा स्पेसिफिक क्लासरूम उनको प्रदान करे, ठीक है। अब आता है सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड क्या होते हैं। क्रिएटिव चाइल्ड वे बालक होते हैं जो किसी एक एकदम नई चीज़ का निर्माण करते हैं, नई चीज़ को बनाते हैं, ठीक है, किसी की कॉपी नहीं करते, मौलिकता के दर्शन होते हैं, सामान्य से अलग होते हैं, जो सामान्य बालक है उनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं, उत्सुकता होती है, हर किसी चीज़ के प्रति उनमें जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, स्वायत्ता होती है, ऑटोनॉमी होती है, हर किसी काम को करने की पहल करते हैं, निर्णय क्षमता होती है, डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। सृजनात्मक का विकास, समस्या हल करने को देना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराना, समस्या को समझने की क्षमता, ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा, ठीक है, जो ऑसबर्न ने दी थी, ऐसी प्रॉब्लम बच्चों को देना जिसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो। अब है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली आपकी कार्यात्मक बाधा होती है, फंक्शनल डिसऑर्डर होते हैं, ये सभी तंत्रिकीय विकार होते हैं, ठीक है, जो किसी काम को करने में अक्षमता होती है, डिसेबल होते हैं। 1963 में सैमुअल किर्क ने सबसे अधिकम अक्षमता का प्रयोग किया, सबसे पहले अधिकम अक्षमता का प्रयोग किया सैमुअल किर्क ने। पहला है हमारा विकार डिस्ग्राफिया, जो लिखने संबंधित विकार होता है, जब बच्चे लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डिसलेक्सिया, पठन संबंधित विकार, ठीक है, बी को डी पढ़ रहे हैं, वॉस को सौ पढ़ रहे हैं, तो ये आपके
पढ़ने संबंधित विकार होता है। फिर आता है आपका डिस्फेजिया, जो भाषा संबंधित विकार होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड विकार, ठीक है, मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। डिस्प्रेक्सिया, गति कौशल विकार होता है, ठीक है, जब हम अपने फाइन मोटर स्किल्स का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ने में असमर्थ होना, ठीक है, अपनी कमर को बैंड करने में प्रॉब्लम होना, ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होना, ये आपका डिस्प्रेक्सिया में आता है। अब है हमारा ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर, ठीक है। ये उन बच्चों में पाया जाता है जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा टुकड़ों में दी जानी चाहिए, ठीक है, उनके काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बिजी रहे। फिर आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म उसे बोलते हैं, ऑटिज्म को हिंदी में स्वलीनता बोलते हैं, ठीक है, जो खुद में ही लीन रहते हैं, ठीक है, स्व में ही लीन होना स्वलीनता कहलाता है, ठीक है। ऐसे बच्चे बातचीत नहीं करते हैं, सामाजिक कौशलों की कमी होती है, ये दोहराव कार्य करते हैं, रेपिटेटिव वर्क करते हैं, ठीक है, और ये बच्चे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।